नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2005 का प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र का हम अध्ययन करेंगे। प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रश्नों की संख्या 125 है और पूर्णांक 425 का यह पेपर है। और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं, इससे हम देखते हैं कि आगे आने वाली परीक्षाओं में भी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? और सही उत्तर है 4 वियोगी हरि। वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। इसका समय है 1928 ईस्वी में हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। श्री वियोगी हरि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। दोहों में लिखा गया वीर सतसई वृहद काव्य है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इसके अतिरिक्त वियोगी हरि जी की अन्य रचनाएं हैं प्रेमांजलि, बरखा की गूंज, चरखा स्रोत, प्रेम शतक, असहयोग वीणा, मेरा जीवन प्रवाह और तरंगिनी। इस पुस्तक का जो प्रश्न का जो स्रोत है संवाक, संपादक वशिष्ठ मुनि ओझा। प्रश्न संख्या 153 से ये लिया गया है। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद होगा और सही है वन उत्थनडयनम। व्यंजन संधि का सूत्र है स्तुत स्तुनाष्टु। इसे स्तो स्तुनाष्टु भी कह सकते हैं। यदि या त वर्ग त थ द ध न के साथ ट वर्ग ट ठ ड ढ ण का योग हो तो उससे श और श का तथा त ध न में ट वर्ग हो जाता है। जैसे उत की जगह यहाँ पे उड हो जाएगा, तत्ती का ट होगा वहाँ पे ट हो जाएगा। रामस टीकते यानी जिस प्रकार असद वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा और सही उत्तर है वन अमूभ्य। अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति में बहुवचन के रूप में अमूभ्य होगा। 12 इत्यादि में अदस भी एक है। यद अन्य 11 इत्यादि हैं त्यद, तद, एद, एदत, इदम, एकम, द्व्युम, युष्मद्, अस्मद्, भवत् और किम। इन 12 इत्यादि के संबोधन के रूप नहीं होते। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा आगमितस्य पतिका। आगमिस्य पतिका का अर्थ है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है। साहित्य मर्मज्ञों ने अवस्था के अनुसार नायिकाओं के 8 भेद किए हैं। स्वाधीन पतिका, खंडिता, अभिसारिका, कलहांतरिता, वासक सज्जा, विप्रलब्धा, प्रेषित पतिका, विरहोत्कंठित। वकील किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है सेकंड अरबी भाषा का। सट्टक है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली और सही उत्तर है एक प्रकार का नाटक। सट्टक यह नाटिका के समान होता है। प्रसिद्ध ग्रंथ कर्पूर मंजरी नाटिका नहीं अपितु यह सट्टक है। नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं। उनमें सट्टक भी एक प्रकार का उपरूपक होता है। नाटिका और सट्टक में यह अंतर है कि नाटिका में संस्कृत भी बोली जाती है, जबकि सट्टक की भाषा केवल प्राकृत होती है। सट्टक में पात्र संस्कृत नहीं बोलते हैं। सट्टक रचना कर्पूर मंजरी प्राकृत अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार है। यह राजशेखर की रचना है। प्रश्न संख्या 7, कस्तूरी कुंडली वैसे आत्मकथा है और सही उत्तर है सेकंड मैत्रेयी पुष्पा जी की। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हस्मत। प्रश्न है निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। सही उत्तर है 3 धर्मवीर भारती। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती जी हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं अंधा युग,
दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं, 7 गीत वर्ष, गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, चांद और टूटे हुए लोग, प्रकृतिवाद, एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, नदी प्यासी थी। विवेकी राय जी की प्रसिद्ध उपन्यास है बनगनी मुक्त है के अतिरिक्त बबूल, पुरुष पुराण, सोना माटी, समरशेष, मंगल भवन, नमामि ग्राम और अमंगल हारी उल्लेखनीय है। निर्मल वर्मा जी के चर्चित उपन्यास हैं वे दिन और लाल टीन की छत। निबंध तथा संस्मरण, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में शब्द और स्मृति। इनके अन्य 8 कहानी संग्रह हैं जिनमें से परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, सूखा आदि प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र गद्य काव्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं चितवन की छा, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, भोर आवाहन, आंगन का पंक्षी, बंजारा मन। अगला प्रश्न है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, सही उत्तर है 3 कुबेर जी का। कुबेर का अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, सही उत्तर है 3 अभिज्ञ। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा अनय। नी धातु का प्रयोग का अर्थ होता है ले जाने के अर्थ में होता है। यह क्वादिगणीय उभयपदी धातु है। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप अनय है। द्विवचन में अनयतम और बहुवचन में अनयत होगा। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भाग हैं उसके, और सही उत्तर है 3। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के 3 भाग हैं। पहला भाग प्रकाशित हुआ 1969 और दूसरा हुआ 1972 और तीसरा हुआ 1976। तो ये आपको याद रखना है। 1969, 72 और 76। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है, और सही उत्तर है 3 के लिए। तुमुन प्रत्यय इसका प्रयोग को और के लिए अर्थ में होता है। जिस कार्य के लिए कोई दूसरा कार्य दिया जाता है उसका बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से अनितन भविष्य के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप में बनाया जाता है, उसी प्रकार तुमुन रूप भी बन जाता है। तुमुन प्रत्यय संप्रदान के अर्थ का बोधक है और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग न कर धातु में कृत प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाकर उसे चतुर्थी में रखकर काम चला सकते हैं। जब तुमुन शब्द तथा प्रधान क्रिया का कर्ता एक ही होगा तभी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। प्रश्न संख्या 15, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और सही उत्तर है 1 सम। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ध प्रत्यय से होकर बनता है जिसका अर्थ है सुसंस्कृत होना। कुछ लोग विशिष्ट गुणों को धारण करने को संस्कार कहते हैं। मनुस्मृति में धार्मिक विधि विधान एवं पावन क्रिया को संस्कार कहा गया है। संस्कार संख्या में 16 होते हैं। गर्भाधान, पुष्पवंश, सीमांत्रोदय, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। प्रश्न संख्या 16, गांव के चारों ओर जल है। उपयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है, और सही उत्तर है 1 ग्रामम पारितम जलम अस्ति। अभित परितम समस्या निक्सा या प्रतियोगस्वे अभित सब तरफ, परिति चारों ओर, समया निकटी, निक्सा निकटी, हा तथा प्रति की तरफ को के लिए गए योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस नियम के आधार पर गांव के चारों ओर जल है का संस्कृत में द्वितीय विभक्ति होगी और अनुवाद होगा ग्रामम पारितम जलम अस्ति, यानी पारित यानी ग्राम के चारों ओर जल है। इसी प्रकार ग्रामम पारितम आम्र वृक्षा, यानी गांव के चारों ओर आम्र वृक्ष हैं, आम के पेड़ हैं। संधि गांव के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। विद्यालय निक्सया समया व नदी अस्ति, विद्यालय के पास एक नदी है। सुधन आगतम स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होगा, और सही उत्तर है 3 इको यणचि। इको यणचि यदि हर्ष या दीर्घ ई उ री तथा ल
के आगे कोई असवर्ण विजातीय स्वर आए तो ई और ऋ के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। तो संधि का सूत्र है इकोणची। स्तु स्तुना इष्टु सूत्र के अनुसार स्तुच संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? और सही उत्तर है 1 रामश्चिनोति। आचार्य भरतमुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों में कौन सा क्रम सही है? और सही उत्तर है 1 भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। आचार्य भरतमुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का सही क्रम है भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक एवं अभिनव गुप्त। भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी है। विवाह, अनुभाव, विचार संयोगादृश निष्पत्ति इनका सूत्र है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवादी आचार्य है। उन्होंने भरत सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ, संबंध और निष्पत्ति अर्थ में उत्पत्ति बताया है। भट्ट शंकुक का मत अनुमतिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने संयोग का अर्थ गम्य गमक भाव संबंध तथा निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति बताया है। भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव संबंध और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति बताया है। अभिनव गुप्त अव्यक्तवादी आचार्य थे। उनका मत अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनव गुप्त ने संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्त बताया है। यानी प्रत्येक विद्वान ने रस निष्पत्ति की अपने अपने अनुसार अलग अलग सूत्र बताए हैं और अलग अलग बात कही है। माँ के सूचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? और सही उत्तर है 3 प्रतीप। उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन होने पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में उपमेय माँ के सूचुपकारों का के समान निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन, इसीलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। विभावना अलंकार वहां होता है जहां कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति हो किंतु कारण के रहने पर भी कार्य का उत्पन्न न होना विशेषोक्त अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार जहां एक ही वर्णमान पदार्थ उपमान और उपमेय दोनों हो वहां अन्य अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा के समान है। प्रश्न संख्या 21 है, मन की उत्पम वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त वाक्य काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? और सही उत्तर है इसमें 3 करुण रस। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनिष्ट होने पर हृदय में उत्पन्न शोक रूप स्थायी भाव का कारण करुण रस है। उपयुक्त पंक्तियों में करुण रस है। शोक के स्थायी भाव में पुनर्मिलन की संभावना एकदम नष्ट हो जाती है। यहाँ स्थायी भाव शोक, आलम्बन, संबल का टूटना, उद्दीपन, उत्पत्ति, वेदना का मन ही मन बहना, अनुभाव, अंतर्मन में मौन व्यथा, संचारी भाव स्मृति और भीतर से टूटना और विषाद का वर्णन किया गया है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और सही उत्तर है फो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। लक्षणा और व्यंजना अर्थबोध कराता है। जैसे गंगाया घोष, इस उदाहरण में गंगा शब्द अभिधा शक्ति के द्वारा प्रवाह रूप वाच्यार्थ, लक्षण के द्वारा तीर रूप और लक्ष्यार्थ, व्यंजना शक्ति के द्वारा सत्य पावनत्व रूप व्यंग्यार्थ का ज्ञान कराता है। सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं। जब शब्द मुख्यार्थ का बोध करके उस मुख्यार्थ से संबंधित हो जो दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्य अर्थ कहते हैं। इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? और सही उत्तर है 1 14 मात्राओं की यति से
28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद है हरिगीतिका। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद के अंत में लघु और दीर्घ होता है। मात्राएं किस प्रकार होती हैं? देखिए, जहां पर ये इस तरह से मात्रा लगी है, इसका अर्थ है कि छोटा शब्द है, एक ही मात्रा है। जहां ये एस बना हुआ है वहां 2 मात्रा काउंट होती हैं, 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो 14 मात्राएं हैं तो एक क्रम में 14 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 मात्राएं इस क्रम में हैं और 14 ही इधर होंगी। जब अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल्स की सीमा लगी गरजने होगा इधर। जब शहादत लेते हिमगर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलिदेवी पर लहू पुकार उठाता। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित है? और सही उत्तर है सेकंड, ओज। काव्य गुण उद्धृत काव्यों में काव्य गुण वीररस है, जिसका स्थायी भाव ओज है। पराक्रम प्रदर्शन की भावना, युद्ध अथवा अन्य दुष्कर कार्य करने के लिए हृदय में काव्य के द्वारा जो उत्साह ओज का भाव जागृत होता है, उसे से वीर रस की सृष्टि होती है। उद्धृत पद्यांश में आलम्बन, बटालिक टाइगर हिल्स की सीमा का लरजना, उद्दीपन, चट्टानों का गरजना, अनुभाव, पौरुष का हुंकार और संचारी भाव, मातृभूमि के लिए लहू की पुकार। स्थायी भाव ओज। प्रश्न संख्या है 25। कंकड़ कुणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? और सही उत्तर है सेकंड, वचन दोष। निम्नलिखित में से भाषा की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? और सही उत्तर है सेकंड, जटिलता से सरलता की ओर। जटिलता से सरलता की ओर भाषा की प्रमुख प्रकृति है। यह निरंतर जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। अपने इसी स्वभाव के कारण उसका निरंतर विकास और विस्तार होता रहता है। उदाहरण, संस्कृत भाषा को लें तो विश्व की समस्त भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली प्रतीत होती हैं। हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से निश्चित है। भाषा का साधारणीकरण उसकी ग्राह्यता है। भाषा कठिनता से सरलता और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर विकसित होती है। भारतीय आर्य भाषा में सरलीकरण की प्रवृत्ति जारी है, पर निश्चित हिंदी में परिवर्तन का क्रम जितना तेज रहा उतना अन्य भाषाओं में नहीं हुआ। हिंदी में व्याकरणिक रूप रचना अधिक आसान हुई। कारकों के स्थान पर परसर्गों के प्रयोग के कारण कारकीय रूप रचना समाप्त हो गई। केवल शब्दों के 2 रूप अविकारी और विकारी अवशिष्ट हैं। प्रश्न संख्या 27। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? और सही उत्तर है 3, हबीब तनवीर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु त्रयी में नहीं है? ऋतु संहार। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव लघु त्रयी में है और ऋतु संहार नहीं है। ऋतु संहार कृति लघुत्रय में नहीं आती। कालिदास की लघुत्रय कृतियां हैं रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। इसके अतिरिक्त बृहत्त्रयी में 3 महाकवियों की विशिष्ट 3 कृतियों की गणना होती है। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, माघकृत शिशुपालवत तथा श्रीहर्ष की न्यायधीय चरितम। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? और सही उत्तर है सेकंड, महाकवि भास। भास का समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी है, जबकि कालिदास के बाद 4वीं शती के कवि हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भास के एक श्लोक से आप्त वाक्य के रूप में उद्धृत किया है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदर पूर्वक लिया है। 12वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के कवि हैं। भवभूति 7वीं। इनका समय 606 से 648 ईस्वी के लगभग है। दंडी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इस प्रकार भास ही कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? और सही उत्तर है 1, भारवी। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध उक्ति है भारवी अर्थ गौरवम। इस उक्ति का अर्थ है कि थोड़े शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश अर्थ गौरव है।
और अर्थ गौरव भारवी के काव्य की विशेषता है। महाकवि भारवी छोटे छोटे शब्दों द्वारा विपुल भावों को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। अपने काव्यों में अलंकारों का अधिक प्रयोग होने पर भी उन्होंने अर्थ गौरव सुरक्षित रखा। त्रातार्जुनीयम में अनेक स्थलों पर अर्थ गौरव का सुंदर प्रदर्शन हुआ है। वभूव धातुरूप किस लकार का है? और सही उत्तर है लिट। वभूव धातुरूप परोक्ष भूत लिट लकार का है। लिट लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रिया का बोध कराने के लिए होता है। यह परोक्ष अदन भूत के लिए होता है। परस्मैपदी भू सत्तायम होना अर्थ में प्रयुक्त होता है। बभूव धातुरूप उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। बहुवी रूप द्विवचन तथा का बहुवचन रूप है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है और सही उत्तर है वन प्रादय। प्रादय या उपसर्ग का सूत्र है। उपसर्ग को गति संज्ञक भी कहा जाता है। प्र, परा, अय, सम, अनु, अव, मिस, मिर, दुस, तुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उपमेय, प्रादप या प्रति कहलाते हैं। ये प्रादि जब क्रिया के साथ व्यवहृत होते हैं तब इनकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है। कुछ उपसर्ग धातु के अर्थ को ही बदल देते हैं, जैसे गच्छति। गच्छति का अर्थ है जाता और आगच्छति का अर्थ होता है आता है। विष्णवी का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर है सेकंड वैष्णव ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर बताना है रचना। कालिदास की रचना है मेघदूत। विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। मम्मट की है काव्य प्रकाश और भास की है स्वप्नवास दत्तम। कालिदास की दूत काव्य धारा की प्रतिनिधि कृति मेघदूत है। भास की है स्वप्नवास दत्तम। काव्य प्रकाश मम्मट की तथा विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही उत्तर है दंडी। काव्यदर्श संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। काव्यदर्श दंडी की परिपक्वावस्था की कृति है। दंडी ने काव्यदर्श में महाराष्ट्रीय प्राकृत और वैदर्भी रीति की प्रशंसा की है। दंडी की रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परीक्षित और द्विसंधान काव्य। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? और सही उत्तर है उत्तराम चरितम। यह भवभूति की रचना है। भवभूति की अन्य प्रमुख कृतियां हैं महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तराम चरितम और महावीर चरितम का स्रोत रामायण है, जबकि मालती माधव की कवि कृति कल्पित कृति है। कालिदास की कृतियां हैं कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश के अतिरिक्त मेघदूत और मालविकाग्निमित्रम। निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का समास विग्रह उपयुक्त है और सही उत्तर है माता च पिता च। पितरों का उपयुक्त समास विग्रह है माता च पिता च। यहाँ माता के साथ पिता का प्रयोग हुआ है। दोनों पदों द्वंद्व समास होने पर पितृपद शेष रहा, इसीलिए दोनों का प्रतिपादक होने से द्विवचनांत पितरों रूप सिद्ध हुआ। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? सही उत्तर है 3 आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। लोट लकार आज्ञा व आशीर्वाद एवं प्रार्थना और उपदेश के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है, जैसे कुरुदेव कार्यम, देवताओं का काम करो। देह में प्रवचनम, मुझे उत्तर दीजिए। वीर प्रसवा भूया, तुम वीर पुत्र पैदा करने वाली बनो। असभ्य शब्द रूप है और सही उत्तर है वन अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का। पट धातु के लंगलकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही उत्तर है वन अपठाम। पठ धातु लंगलकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप अपठाम है। लंगलकार के उत्तम पुरुष के तीनों वचनों का रूप होता है अपठम, अपठाव, अपठाम। जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे काल, समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में लंगलकार का प्रयोग होता है। मत्याम शब्द रूप है और सही उत्तर है मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? और सही उत्तर है वन तत्सम।
अंगिका किस राज्य की बोली है? सही उत्तर है 4 बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। बिहार में भागलपुर के समीपवर्ती प्रदेश का नाम अंगराज्य था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नगरी या आधुनिक नाम चंपारण यहाँ की बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। रामायण काल में यहाँ के राजा दशरथ के सखा लोमपाद थे। महाभारत काल में कर्ण अंगदेश का राजा था। अंगिका बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की अन्य बोलियां हैं मगही और मैथिली। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी की अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? और सही उत्तर है सेकंड, मैथिली। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त मैथिली उपभाषा में हैं। त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन शास्त्री की प्रमुख रचनाएं हैं शब्द, धरती, ताप से तपाए हुए दिन, मिट्टी की बारात, चंपा न गई, मैं उस जनपद का कवि हूँ। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? और सही उत्तर है 1 पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। सकर्मक अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के रूप में कोई अंतर नहीं पाया जाता। पूर्वी हिंदी का विकास प्राचीन अर्धमागधी से हुआ है। इसका क्षेत्र है फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर, बहराइच, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर का कुछ भाग, बघेलखंड और छत्तीसगढ़। अवधि पूर्वी हिंदी की समस्त बोलियों में प्रधान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर है 1 अधिशासी। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक समास। अलुक समास ऐसे समास जिनमें पूर्वी पद की विभक्ति का लोप नहीं होता अलुक समास कहते हैं। अलुक समास में केवल ऐसे उदाहरण हैं जो साहित्य में पूर्व ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलते हैं। उनके अतिरिक्त किसी समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप न करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। उदाहरण युधिष्ठिर इस तरह है, युधिष्ठिर अलुप, जनुसान, जन्मान, अंतेवासी, शिष्य, सरसिज्मु, कमल आदि। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। सही उत्तर है 3 कवित्री। ऋषि का स्त्रीलिंग है 3 ऋषिका। जो पूजा के योग्य है उसे कहा जाएगा पूजनीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सही उत्तर है सेकंड, भिज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? और सही उत्तर है 3 एक सिंगल डॉट या अल्प विराम चिन्ह है। किसी भाषा में विचारों की जटिलता और भावों का उतार चढ़ाव समझे बिना भाषा के तत्व को समझना कठिन है। इसके लिए विराम चिन्हों की सहायता लेना आवश्यक है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। हर्ष, विषाद, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि का प्रकटीकरण लिखित भाषा में करने हेतु शब्दों और वाक्यों के अंत में लगने वाले ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह है अल्प विराम, अर्धविराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संयोजक, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? और सही उत्तर है सेकंड, विलिस्ट। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है? ये प्रश्न विवादित है। राजशेखर की उद्धृत 4 रचनाएं बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्याशाल मंजिका पूर्ण है। उनकी अधूरी रचना है बाल भारत, जिसके केवल 2 अंक उपलब्ध हैं। बाल भारत में महाभारत की कथा का विशाल नाटकीय रूप है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखी गई रचना है और ये सट्टक है। काव्य मीमांसा साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है। इसमें 28 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 55, सत्यर्थी प्रथ गार्थया स्वराज्यजन्य हंसते क्रमेण तेने वार्त प्रतिमंग विनिज्ञते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? और सही उत्तर है सेकंड, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में यमक की उद्धृत परिभाषा दी है। साहित्य दर्पण में मम्मट के काव्य प्रकाश की हर बात का खंडन किया गया है। दर्पण का कार्य प्रकाश का प्रतिक्षेप करना है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने अपनी दर्पण द्वारा काव्य प्रकाशकार मम्मट के प्रकाश का प्रतिक्षेप कर साहित्य के विद्यार्थियों की दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न करने का प्रयास किया है। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के समान राजशेखर का ग्रंथ काव्य मीमांसा
में भी साहित्य की समीक्षा की गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? और सही उत्तर है सेकंड 2, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संज्ञा, सर्वनाम आदि की संख्या बतलाने वाले रूप वचन कहलाते हैं। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे मनुष्य जाति मरणशील है। वर्ग, गण, समुदाय, चतुष्टय आदि शब्द बहुतत्व होते हैं, वे भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे शिक्षकगण, छात्रगण आदि। समाहार, द्विगु, बहुत बोधक होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? और सही उत्तर है सेकंड पुल्लिंग। दही का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। नियमानुसार इकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे नदी, रोटी, पाती, टोपी, मिठाई, सगाई, उदासी, चिट्ठी आदि। इस नियम के अपवाद स्वरूप दही, मोती, घी का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? और सही उत्तर है सेकंड ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, सही उत्तर है सेकंड अजातशत्रु। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है 3 कृतज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिधि। वारिधि का अर्थ पर्यायवाची सागर या समुद्र है, अतः यह शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त जलद और नीरद शब्द जल देने के अर्थ में बादल के पर्यायवाची हैं। मेघ स्पष्टतः बादल का पर्यायवाची है। जल के पर्यायवाची के अंत में द अक्षर जुड़ने से बना शब्द बादल का पर्यायवाची बन जाता है। इसी तरह जल के पर्यायवाची के अंत में धी जुड़ने से बना शब्द समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? और सही उत्तर है सेकंड, बैल और बकरी घास चरते हैं। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सही उत्तर है सेकंड, थर्ड मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य में एक से अधिक भी हो सकते हैं। उदाहरण, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा मुख्य उपवाक्य है और मैं घर जाऊंगा आश्रित उपवाक्य है। अतः मिश्रित उपवाक्य को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब किसी भी विषय में पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संपूर्ण वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? सही उत्तर है सेकंड, बाणभट्ट। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कविराज विश्वनाथ ने मम्मट की काव्य लक्षणों को सदोष वाक्यम रसात्मकम काव्यम किया है। उनके अनुसार वह रसात्मक वाक्य का काव्य को काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य का अभिप्राय बताते हुए वे कहते हैं कि जिसका आत्म तत्व रस होता है उस वाक्य को रसात्मकम वाक्य कहते हैं। इस प्रकार सार तत्व है कि रस है, क्योंकि बिना रस के कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता। रमन्ते इति रसः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारव के द्वारा रचित है? प्रश्न है, कौन सी कृति भारव द्वारा रचित है? और सही उत्तर है 3 किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारव की रचना है। किरातार्जुनीयम सर्गबद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक धीरोदत्त गुण विशिष्ट अर्जुन हैं। किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक है। वीर रस इसका प्रधान रस है तथा श्रृंगार रस अंगभूत रस है। पांचाली रीति और प्रसाद गुण है। दिव्य पाशुपति अस्त्र की प्राप्ति इसका फल है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? और सही उत्तर है 4 विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईस्वी के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस 7 अंकों में विभाजित राजनीतिक विषयक नाटक है, जिसमें मुद्रा यानी अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा। इसमें दिखाया गया है कि चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया है और कूटनीति चालों ने नंदवंश के मुख्यमंत्री राक्षस को वह चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बना देता है, जिसमें राक्षस और चाणक्य के दांव पेचों
उखाड़ पचाड़ और संधि विग्रहों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? और सही उत्तर है युग्मक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि को द्वित्वय जाए या युग्मक ध्वनि कहलाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है मृत्यु। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग दो ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें परंपरागत रूप से यद्यपि स्वर वर्णों के साथ लिखा जाता है, लेकिन वे स्वर वर्ण नहीं हैं। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इनके चिन्ह क्रमशः इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है सारंग। सारंग तीन विकल्प रवि, भास्कर और हंस सूर्य के पर्यायवाची हैं। ये तीनों ही क्या है? सूर्य के हैं, पर सारंग क्या है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सारंग का पुल्लिंग था शब्द है चितकबरा, रंग, कांति, चमक, छटा, दीपक, ईश्वर, चंद्रमा, शिव, श्री कृष्ण, कामदेव, समुद्र, सागर, जल, शंख, मोती, कमल, घोड़ा, हिरण, सांप, मेंढक, सोना, चीतल, भौरा, फूल, काजल, कपड़ा। सारंग नट और सारंग भ्रमरी में राग से संबंधित है। सारंग लोचन का अर्थ है जिसकी आंखें हिरनी जैसी हों। सारंग लकड़ी की एक छोटी नाव है। अतरंग का सही विलोम है। सही उत्तर है सेकंड बहिरंग। शब्द युग्म पर्यंत पर्य के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। तक और पलंग। भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? सही उत्तर है केशवदास। यह उक्ति काव्य में अलंकार के महत्व पर आचार्य केशवदास की है। केशवदास की रचना कवि प्रिया इस युक्ति को चरितार्थ करती है। यही कारण है कि कविवर बिहारी ने कवि प्रिया का इतना विशिष्ट अध्ययन किया था कि इस कृति का प्रभाव उनके कवि मानस पटल पर कई प्रकार से पड़ा। यह भी कहना असंगत तथ्य नहीं होगा कि कवि प्रिया के भाव, शब्द और प्रयोजन सभी कुछ कविवर बिहारी की सच्चाई पर विस्तृत रूप में दिखाई देते हैं। केशवदास कहते हैं, राधा केशव कुंवर की वादा हरहु प्रवीण, नेक सुनावहु कर कृपा, सोवत वीन प्रवीण। बिहारी जी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? और सही उत्तर है वंशल। एको रस करुणे किस कवि की उक्ति है? भवभूति। भवभूति कहते हैं, एको रसः करुण एवं महाकवि भवभूत ने उत्तरामचरितम में एकमात्र करुण रस को ही रस माना है। भवभूति का कहना है कि रस केवल एक है और वह है करुण रस, तथा वही निमित्त भेद से श्रृंगार विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है। जिस प्रकार एक ही जल बुदबुद बुलवा भंवर में एक तरंग के रूप में अलग अलग दिखाई देता है, वस्तुतः सब एक ही जल है, उसी प्रकार श्रृंगार आदि सभी रस करुण रस के ही विभिन्न रूप है, अर्थात श्रृंगार रस अन्य सभी रस उस करुण के विवट मात्र हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक चित्त की एक कष्टप्रद अवस्था है। इस प्रकार करुण रस दुखात्मक है, तो फिर क्यों इसे देखने के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं? उसका उत्तर यह है कि वस्तुतः करुण रस सुखात्मक है, क्योंकि रंगमंच पर शोक का जो भाव जागृत होता है वह सामान्य शोक से भिन्न है। विश्वनाथ ने भी करुण रस को सुख परक माना है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक। सिंधु सेज पर धरा वधु अवतनिक संकुचित बैठी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। व्यंजना जयशंकर प्रसाद की कामायनी से उद्धृत सिंधु सेज पर धरा वधु में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ दोनों ही व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद करते हैं, अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? और सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया, जो भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में मान्य हुई। किंतु भारत में हिंदी सदैव दोयम दर्जे की भाषा बनी रहेगी, क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 345 द्वारा उसकी प्राथमिकता को बाधित कर अंग्रेजी को प्राथमिकता प्रदान की गई।
राजभाषा अंग्रेजी के साथ हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, सही उत्तर है सेकंड 52 यानी 52। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें ही कहा जाता है देशज। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? और सही उत्तर है 4 उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है 4 संत कवि। संत कवि ज्ञानाश्रय शाखा का विकास संत कवियों की सद्भावना के कारण हुआ। संत कवियों से पूर्व 3 साधना संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, योग संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। इन तीनों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई। इस संप्रदाय का काव्य ज्ञानाश्रय शाखा का काव्य बना। ज्ञानाश्रय शाखा में नामदेव, रैदास, नानक, दादू, रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास और कबीर आदि संत हुए। संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया है। समाज सेवा, सुधार, हृदय शुद्धि उनके धर्म के अंश थे। जायसी किस धारा के कवि हैं? सही उत्तर है सेकंड प्रेमाख्यानक काव्यधारा। प्रेमाख्यानक काव्यधारा मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि हैं उस धारा के। जायसी अपनी प्रेम, भक्ति एवं साधना के द्वारा प्रभु प्रेम में मग्न रहते हैं। जायसी के ग्रंथ हैं पद्मावत में प्रेम मार्ग का महत्व है, प्रेम की गरिमा, उसका सौंदर्य तथा प्रेम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सुंदर वर्णन किया गया है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम का बाण एक बार लग गया वही प्रेम के मर्म को जान सकने में समर्थ हो सकता है। प्रेम घाव न जान न कोई, जह लागे जाने पे सोई। प्रेमाख्यानक काव्यधारा का सर्वस्व प्रेम है। प्रेम ही कर्म है, धर्म है, पंथ है, मंत्र है और प्रेम ही परमात्मा है। अगला प्रश्न है पद्मावत किस रचनाकार का नाम है? सही उत्तर है पद्मावत। ये प्रश्न ही गलत है। पद्मावत किस रचनाकार की रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 मलिक मोहम्मद जायसी। रसापकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? सही उत्तर है मम्मट। रसापकर्षा दोषा विश्वनाथ इसके अपकर्ष करने का कारण को दोष कहते हैं। सर्वप्रथम अग्नि पुराण कार ने दोष के स्वरूप प्रतिपादित किया है। उद्वेग जनको दोष अर्थात जो उद्वेग का जनक होता है उसे दोष कहते हैं। कीरति भीनति भूतिभलि सोई, सुरसरि सम सब कहहति कोई। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? और सही उत्तर है त्रिलोक मंगल। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरायन के। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है वन रूपक। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। रीति संप्रदाय काव्यालंकार सूत्रकार आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रीति आत्मा काव्य से रीति काव्य वस्तु है। वामन विशिष्ट पदरचना को रीति बताते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। वामन के पूर्व दंडी ने रीति का वर्णन किया है तथा 10 गुणों को वैधर्व मार्ग का प्राण बताया है। इति वैधर्व मार्गस्य प्राणदशम गुणम स्मृति। वामन के पश्चात कुंतक ने रीति को मार्ग की संज्ञा दी है और कवि प्रस्थान हेतु भी कहा है। आनंद वर्धन ने रीति को संघटना और राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम की संज्ञा दी है। इस प्रकार रीति को काव्यशास्त्र का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। प्रश्न है घनाक्षरी छंद है? सही उत्तर है सेकंड वर्णिक। घनाक्षरी छंद मुक्त काव्य में प्रयुक्त किया जाता है। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं 10। आचार्य भरत के अनुसार 10 काव्य गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधु, माधुर्य, ओज, पद, सौमकार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। आचार्य वामन काव्य गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्यम शोभायाम कर्ता धर्मा गुणा, अर्थात काव्य के शोभा विदायक धर्म का नाम अलंकार है। कविता का क्लेवर शब्द और चैतन्य अर्थ के मूल का कारण गुण है। मम्मट रस के स्थिर धर्मों को गुण कहते हैं जो रस के साथ नित्य रहते हैं और रस का साक्षात उपकार करते हैं। अगला प्रश्न है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? सही उत्तर है 4 संचारी भाव। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर,
को घटी ये वृषभानुजा वे ये हलगर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? सही उत्तर है त्रिव्यंजना। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। रेलगाड़ी शब्द है, सही उत्तर है फोर्स संकर। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज कृति शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। रिपोर्ट की कलात्मक एवं साहित्यिक कृति को रिपोर्टाज कहते हैं। अर्थात रिपोर्टाज ऐसी रिपोर्ट है जिसमें साहित्यिकता एवं कलात्मकता का समावेश हो। रिपोर्टाज के केंद्र में जो घटना या तथ्य रहता है उसका संबंध मनुष्य और उसके संघर्ष से होता है। वशिष्ठ मुनि ओझा का कथन है, रिपोर्टाज में लेखक अपने विचारों, भावों एवं अनुभूति के स्पर्श से घटना के वर्णन को प्रभावित करता है, प्रभावशीलता प्रदान करता है। डॉक्टर गुलाब राय ने रिपोर्टाज को लेखक का उत्साह कहा है। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय के शब्दों में रिपोर्टाज में लेखक का संबंध सिर्फ वर्तमान से होता है, किंतु उसका लेखन वर्तमान के उस बिंदु पर होता है जिसमें भूतकालीन मूल्य भावनाएं विद्यमान रहती हैं और भविष्य के प्रति उत्कृष्ट लालसा भी। इस प्रकार रिपोर्टाज वशिष्ठ मुनि ओझा के शब्दों में रिपोर्टाज एक संश्लिष्ट विद्या है जिसमें जीवन और इतिहास के अनेक धरातल किसी एक घटना एक समय बिंदु पर केंद्रित होकर उसे उद्भाषित करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? सही उत्तर है सेकंड यात्रा वृतांत और अज्ञे की यह रचना है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का क्या नाम है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? और सही उत्तर है वन खंजन नयन। यह सूरदास के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर की जीवनी की साहित्यिक अन्यतम उपलब्धि है। सूरदास केवल एक कवि विशेष नहीं, वे एक समूचे युग के प्रणेता हैं। उनका सृजनात्मक व्यक्तित्व जीवन और साहित्य की खाई को पाटने वाला प्रयास है। अपने चरितनायक के चुनाव में वे लेखक ने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। विषय वस्तु और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से लेखक ने सूरदास को व्यापक युग संदर्भों का देखा है। उपन्यास में अमृतलाल नागर ने सूरदास की विशिष्टताओं को उभारने का प्रयास किया है। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक हैं और सही उत्तर है वंश शिवमूर्ति। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है सेकंड भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर कहा था, इन मुसलमान कविजन पर कोटिक हिंदू वार्य। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मुसलमान होते हुए भी ये वैष्णव भक्ति में डूबे रहे। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत मनोहारी चित्रण हुआ है। कविवर रसखान प्रेम, तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने अपनी भाषा मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजना शैली के लिए। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। सही उत्तर है थ्री गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है फोर स्वयंभू। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं। प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? सही उत्तर है सेकंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर है फोर महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में शौर्य, वीरता, पराक्रम का अंकन किया है और जयचंद्र को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। चंद्रबरदाई ने छप्पय छंद का सफल तथा प्रभावपूर्ण प्रयोग कर श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है, किंतु जैनक ने पृथ्वीराज विजय के प्रकाशन के साथ पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों किस कवि की रचना है? सही उत्तर है वन चंद्रबरदाई। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर। कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? सही उत्तर है थ्री आलेखंड। आलेखंड यह जगनिक के परमाल रासों का एक अंश है जो बुंदेलखंड में बहुत लोकप्रिय है। परमाल रासों लोक गान है। यह विविध क्षेत्रों में विविध रूपों में गाया जाता है।
रासो शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान रहस्य और रामायण आदि से मानते हैं, जो सर्वथा भ्रामक है। रासो शब्द मूलतः काव्य का पर्याय है, जो बाद में गीय रूपक को अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। परमाल रासों में दोहा, तोमर, तौटक, गाथा, आर्या, रोला, उल्लास, छप्पय, कुंडलिया, सट्टक आदि छंदों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इस ग्रंथ में छंदों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, वरन भावों को उद्दीप्त करने के लिए हुआ है। प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है? और सही उत्तर है थी जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण। प्रश्न संख्या 113, हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? सही उत्तर है थी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए कृति से हिंदी साहित्य में हो गया? सही उत्तर है थी बिहारी। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर है केशव दास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? सही उत्तर है सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग का नामकरण इनके नाम पर हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा काल 19वीं ईस्वी के आसपास शुरू होता है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ इसी वर्ष में हुआ था। अधिकांश विद्वान सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ से द्विवेदी युग की शुरुआत मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला। उनके नेतृत्व में सरस्वती पत्रिका उस वक्त साहित्य की मानक निर्धारक संस्थान बन गई थी। भाषा की शुद्धता द्विवेदी जी का आदर्श था और मर्यादाबद्ध नैतिकता साहित्य का मानदंड है। द्विवेदी जी का प्रभाव केवल गद्य साहित्य पर नहीं था, उनका प्रभाव पद्य और काव्य निर्माण पर भी व्यापक रूप से पड़ा। इस प्रकार द्विवेदी युग का नाम उनके नाम पर पड़ा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर है गद्य काल। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? सही उत्तर है इसमें से वासुदेव सिंह उनका नाम था। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? सही उत्तर है सिंदूर की होली। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का क्या नाम है? लहना सिंह। उसने कहा था एक कहानी है गुलेरी जी की, प्रमुख पात्र इसके लहना सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? और सही उत्तर है शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाट्य रूप है? सही उत्तर है गीत नाट्य। गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद गीत नाट्य के रूप में करुणालय की रचना की है। यह एक नाट्य विधा के रूपक या गीत नाट्य संस्कृत साहित्य से जुड़ी परंपरा है। इन्हें गेय रूपकांति कहानी के अंतर्गत रखा जाता है। गीत नाट्य मूलतः दृश्य काव्य ही है। यह ऐसा काव्य रूप है जिसे नाटक की भांति खेला जा सकता है। संस्कृत में नाटक काव्य ही रहा और गीत संगीत नृत्य एवं काव्यत्व से संपर्क नहीं हुआ। करुणालय वह बिंदु है जहां से हिंदी में काव्य नाटक, नाट्य काव्य, गीत नाट्य, पद्य नाट्य जैसी धारणाएं सामने आईं। करुणालय से नाटक के क्षेत्र में गीत नाट्य का नया प्रयोग सामने आया। प्रश्न है, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं था? और सही उत्तर है अलग अलग वैतरणी। डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। यह पूर्वांचल के गांवों पर आधारित है। ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रों में संवेदनात्मक लोच और काव्यात्मक चित्रण अलग अलग वैतरणी की विशेषता है। गांवों तो यथार्थपरक हैं, परंतु देखने की दृष्टि रोमानी है। यह उपन्यास ग्राम्य यथार्थ को आधुनिक शिल्प एवं संवेदना प्रदान करता है। भाषा सहज, प्रवाहमय, प्रांजल तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रभावोत्पादकता, चुटीलापन और व्यंग्यात्मकता शैली इसकी विशेषता है। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।